Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Do It For Your Dreams. हमने दिसंबर मंथ की मंथली मैगजीन स्टार्ट की थी विजन की. We are done with the polity and governance section. So today we will start with the international relations. First topic is National Security Strategy 2025 of the USA. Recently, डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने रिलीज़ किए हैं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2025 NSS 2025 स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो यूएस फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटीज प्रिंसिपल और फोकस को डिफाइन करती है. की फीचर्स क्या है NSS 2025 के? फर्स्ट इज रीअसर्शन ऑफ मोनरो डॉक्ट्रिन. इट एलिवेट्स द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एज द टॉप स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी. यूएस की टॉप स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी क्या है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर. It asserts US preeminence in Latin America and the Caribbean. मोनरो डॉक्ट्रिन 1823 में आई थी जो बेसिकली डील करती है विद द नॉन इंटरफेरेंस ऑफ यूरोपियन पावर्स इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. तो यूरोपियन के वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इंटरफेरेंस को रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए लाई गई थी मोनरो डॉक्ट्रिन 1823 में. सेकेंड इज इट लिंक्स विद द नेशनल सिक्योरिटी टू द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, जो फोकस करता है जैसे री इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्रिटिकल मिनरल एक्सेस, एनर्जी डोमिनेंस. कैसे? थ्रू यूजिंग द ट्रेड रेसिप्रोसिटी, tariff, market access. This is ideological shift. The strategy replaces value-based democracy promotion with the civilizational pluralism, ending the USA's interference in the internal politics arrangements of countries. तो ये यूएस के इंटरफेरेंस को भी रिस्ट्रिक्ट करता है. रोल ऑफ एशिया, इसने पोर्ट्रे किया है portrayed as central to America's future. क्या? Reforming a free and open Indo-Pacific for America's security. Now there are great power dynamics. It ceases to label Russia and China as the existential threat. तो इनको existential threat consider नहीं करता. Golden Dome, it seeks to develop a state-of-the-art missile defense shield, especially for homeland protection rather than collective defense of allies. So these are the main features of NSS 2025. ग्लोबल इम्प्लीकेशन क्या होंगे इसके? फर्स्ट इज मिलिटराइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी. जो रिसोर्स रिच रीजन है जैसे लेटिन अमेरिका हो गया या आर्कटिक, दे बिकम द अरेनाज ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी and it will be treated as national security. Next is Venezuela has the largest oil reserve, this resource rich region में ये भी आ गया, and the highest gold reserves in Latin America, while the Greenland is rich in rare earth elements etc. तो ये resource rich regions को कैसे they will be considered as the national security from national security's point of view. नेक्स्ट इज नॉर्मलाइजेशन ऑफ अथॉरिटेरियन रिजीम्स. एनएसएस अबंडन करता है इम्पोजिंग द लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज अब्रॉड और अडॉप्ट करता है एक रियलिस्टिक अप्रोच टू वर्क विद ऑटोक्रेसीज अलाइनिंग विद द यूएस इंटरेस्ट. दिस कुड बेनिफिट द ऑटोक्रेसी, जैसे कि पाकिस्तान को इससे बेनिफिट हो सकता है एज द यूएस विलिंगनेस टू एनफोर्स नॉर्म्स एंड रूल्स बेस्ड ह्यूमन राइट्स डिमिनिशेस. नेक्स्ट इज थ्रेटनिंग रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर. जैसे ट्रम्प जनरली थ्रेटन करता है बिकॉज ऑफ फॉर द एनेक्सेशन ऑफ ग्रीनलैंड और पनामा कैनाल फॉर द स्ट्रैटेजिक रीजन्स, जो वायलेट करता है इसके ग्लोबल इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्रिंसिपल्स को. आर्टिकल 2 यूएन चार्टर का लीगली मैंडेट करता है स्टेट्स को कि वो रिफ्रेन करें फ्रॉम यूज ऑफ फोर्स, एक्सेप्ट फोर्स सिर्फ और सिर्फ तब कब यूज होगा? सेल्फ डिफेंस के लिए या फिर कलेक्टिव एक्शन ऑथोराइज्ड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल. Next implication can be it can weaken the multilateralism. NSS calls many international organizations as sovereignty sapping incursions and priorities bilateral engagement tied to the national interest, that is flexible realism. रिसेंटली यूएस ने विड्रॉ कर लिया था 66 ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से यूएस ने विड्रॉ कर लिया है. Next is reduced aid to global south. NSS omits the term global south and prioritizes the domestic economic revival, oversees the commitments and ties assistance to its strategic priorities. कि ये first focus करेगा personal economic revival, domestic economic revival पे, and it has omitted the terms like global south. Next is the world may be divided into spheres of influence. As NSS फोकस करता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे, डिमांडिंग द रीजनल एक्टर्स हैंडल देयर ओन सिक्योरिटी. की वजह से चाइना का इंक्रीज हो सकता है
in its military and economic presence in Asia and Indo-Pacific and global South. Next, arms race चलेगी. NSS emphasizes on nuclear modernization and deterrence risk. इंटेंसिफाई करता है जो आर्म कंपटीशन और ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को वीकन करेगा. इम्प्लीकेशन क्या होंगे इंडिया के लिए? कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ चैलेंजेस हैं. अपॉर्चुनिटीज़ में देखें तो फर्स्ट इज इम्प्रूव्ड रिलेशंस. जैसे एनएसएस एनविजन करता है कमर्शियल रिलेशंस इंक्रीज करेगा विद इंडिया एंड इट सीज एज वन ऑफ द ग्रेट पावर एक्सेप्टिंग इट्स डिजायर फॉर अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. तो रिलेशंस अच्छे होंगे. सेकेंड इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्ट्रैटेजिक गेन्स. इंडिया यूएस कॉपरेशन इन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स एंड सोर्सिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स. इंडो पैसिफिक इंगेजमेंट इन्हेंस होगा जैसे कि क्वाड का रोल रिअफर्म करता है ये इन द इंडो पैसिफिक रीजन. इंडियाज विजन ऑफ फ्री ओपन इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक supported as it asserts the freedom of navigation in South China Sea. इसके साथ साथ चाइना के इमरजेंस को भी काउंटर कर सकता है अराउंड ताइवान एंड फर्स्ट आइलैंड चेन. स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में जैसे आइडियोलॉजिकल शिफ्ट ये अलाइन करता है विद इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेफरेंस ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एंड इट लीव्स रूम फॉर इंडिया कि वो अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू कर सकता है. कुछ चैलेंजेस हैं. फर्स्ट इज वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी. जैसे कि लेजिटिमाइज करता है यूज ऑफ टेरिफ, एक्सपोर्ट कंट्रोल, सैंक्शंस एंड टेक्नोलॉजी डिनाइल एज द स्ट्रैटेजिक टूल्स. अब इंडिया इसकी वजह से हायर टेरिफ फेस करेगा. प्रपोज टू इंक्रीज टू 500, प्रेजेंटली जो 500%, प्रेजेंटली जो है 50%. नेक्स्ट इज बर्डन शिफ्टिंग प्रेशर. यू एक्सपेक्ट कर रहा है इंडिया से कि टू टेक इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशियन बिना ऑफर किए सिक्योरिटी गारंटीज टू द फॉर्मल ट्रीटी. बिना कोई ट्रीटी के ये it is expecting to offer to security guarantees. China tilt. Trump's softened stance on China and a talk of G2 arrangement जो इंडिया के लिए will act as a challenge strains bilateral understanding. The NSS claims that Trump negotiated peace between India and Pakistan during recent conflicts, an assertion New Delhi has denied. So these are the challenges for India. To conclude the topic, India may pursue the strategic collaboration परस्यू कर सकता है विद यूएस वेयर इंटरेस्ट कन्वर्ज, जहाँ पे इंटरेस्ट दोनों के कॉमन हो, पर्टिकुलरली इन द फील्ड जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, मेरीटाइम कोऑर्डिनेशन, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन एक्सेट्रा. पर इसी टाइम में इट में एट द सेम टाइम it may diversify its external partnership to hedge against US unpredictability by finalizing the EU free trade agreement and strengthening securities and economic ties with the countries जैसे France, Germany, Japan and Australia. नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन डायस्पोरा. रिसेंट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट रिलीज की है ऑन द एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑन द ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन ऑफ क्या है इंडियन डायस्पोरा ओवरसीज इंक्लूडिंग एनआरआई, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओसीआई कार्ड होल्डर, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द माइग्रेंट वर्कर्स. सो इंडियन डायस्पोरा ग्लोबल फुटप्रिंट एंड की डेफिनेशंस दी रखी है. कनेक्टिंग पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन वर्ल्ड वाइड. अब इंडियन डायस्पोरा में आते कौन है? रेफर्स टू पीपल ऑफ इंडियन, वो लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं और माइग्रेट कर गए हैं इंडिया से, चाहे रिसेंटली माइग्रेशन हुआ हो या फिर कुछ जनरेशन पहले हुआ हो, ऑन लॉन्ग टर्म वीजाज एंड दे आर सेटल्ड अब्रोड. इसमें 3 कैटेगरीज थी पहले. फर्स्ट एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, एक इंडियन सिटीजन जो ऑर्डिनरली इंडिया के बाहर रह रहा है. सेकेंड था पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंसेस्टर्स was an Indian national holds another, जिस पर्टिकुलर पर्सन के पास दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप है बट उनके पेरेंट्स वर इंडियन. नेक्स्ट इज ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो रजिस्टर्ड है अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955. 2015 में इनको मर्ज करके पीआईओ और ओसीआई को मर्ज करके सिर्फ ओसीआई ला दिया गया, ओसीआई कार्ड होल्डर मर्ज्ड इनटू वन ओसीआई कैटेगरी इन 2015. अब जो एनआरआई है उनके पास इंडियन पासपोर्ट है क्योंकि दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया, पर टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए वो इंडिया के बाहर रह रहे हैं. पीआईओ जिनके पास फॉरेन पासपोर्ट है पर उनके पेरेंट्स इंडियंस थे तो उनके पास जो पासपोर्ट है वो फॉरेन पासपोर्ट है. ओसीआई कार्ड होल्डर जिनके पास ओसीआई कार्ड है. नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायस्पोरा एज ऑफ जनवरी 2025, 17.17 मिलियन एनआरआईज एंड 17.18 मिलियन पीआईओज. ओवर 34 मिलियन इंडियन डायस्पोरा के जो टोटल नंबर है that is around 34 million abroad. Global spread and top host present on every continent but
concentrated in key regions. Nearly half reside in just 10 countries. Top countries कौन सी है? USA में 5.7 around 5.7 million, UAE 3.9 million and Saudi Arabia 2.7 million. और उसके अलावा इन तीन के अलावा ये कुछ प्रोमिनेंट 5 कंट्रीज हैं जहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है, कनाडा, मलेशिया, म्यांमार, यूके एंड साउथ अफ्रीका. अब की हाइलाइट्स क्या हैं इस रिपोर्ट की? फर्स्ट कुछ इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं और कुछ रिकमेंडेशन दी गई है. जैसे फर्स्ट इज लैक ऑफ कॉमन डेफिनेशन ऑफ एनआरआईज. तो इसी के रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर शुड वर्क टुवर्ड्स प्रपोजिंग ए कॉमन डेफिनेशन फॉर द टर्म ऑफ एनआरआई. की कॉमन डेफिनेशन की जरूरत है विच वुड बी बाइंडिंग ऑन ऑल एक्ट्स एंड एज वेल एज ऑन दी स्टेट लेजिस्लेशन. जो बाइंडिंग होगी, कॉमन डेफिनेशन की जरूरत है. सेकेंड इशू क्या था? लिमिटिंग वोटिंग राइट्स ऑफ एनआरआईज. सेक्शन 20A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का कहता है एनआरआईज हु हैव एनरोल्ड इन द वोटर्स लिस्ट उनको प्रेजेंट होना, फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा टू कास्ट देयर वोट. उसके लिए सोल्यूशन लाया गया है ET PBS इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम कैन बी लुक्ड इनटू फॉर एक्सटेंडिंग द वोटिंग राइट्स ऑफ एनआरआईज. नेक्स्ट जो इशू था लैक ऑफ ऑथेंटिक डेटा ऑन इंडियन डायस्पोरा. India's official figures of diaspora does not match with the UN population division estimates, showing discrepancy. UN डेटा के हिसाब से इन UN और इंडिया के डेटा के में डिस्क्रिपेंसी थी. सो मिनिस्ट्री ने टुगेदर विद द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में डिवाइस मैकेनिज्म कि वो कलेक्ट और कोलेक्ट करेगा रिलायबल डेटा को ऑन माइग्रेंट्स एंड रिटर्नीज ऑन रियल टाइम बेसिस, ताकि एक्चुअल कि कितने लोग माइग्रेट हुए थे, कितने लोग वापस आ गए, तो हमें एक्चुअल और एक्यूरेट डेटा हो इंडियन डायस्पोरा के बारे में. Next is low success rate in transfer of sentenced prison. Extremely apologize. Low success rate in transfer of sentenced persons. Despite having bilateral and multilateral agreements or convention, किस पे? On the transfer of sentenced persons, only 8 Indian prisoners were transferred from foreign country to India in the last 3 years. पिछले 3 साल में सिर्फ 8 इंडियन प्रिजनर्स को ट्रांसफर किया गया है, बहुत सारी कन्वेंशंस और ट्रीटीज होने के बावजूद थी. तो इसके लिए क्या रिकमेंडेशन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स शुड परस्यू प्रोसेस एंड साइन द बायलेटरल ट्रीटमेंट साइन करे कंट्रीज के साथ फॉर द ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन्स विद द रिमेनिंग कंट्रीज जिनके साथ कोई ट्रीटी या कन्वेंशन साइन नहीं है, और अमेंड करे एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स को विच कैन फैसिलिटेट द स्मूदर रिपैट्रिएशन ऑफ prisoners. Next is lacunas in protection of immigrants, proliferation and unregistered recruitment agents and illegal migration. ये भी कुछ issues थे. इसके लिए ministry have explored the feasibility कि वो एक protector of immigrants office establish करेगा in the states where currently such offices do not exist, जहाँ पे ऐसे कोई offices अभी तक नहीं है, और एक oversight mechanism provide करेगा recruitment agents के लिए. सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन डायस्पोरा का? फर्स्ट, ये एक्ट करता है एज अ कल्चरल एंड सॉफ्ट पावर. इंडियन ओरिजिन कम्युनिटीज हैव कैरिड इंडियन कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस कि वो प्रमोट करते हैं. ये आर द रीजन कि ये हर एक इट इज रीच टू द एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन. वर्ल्ड का टॉप रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस का इंडिया. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस है. मोर देन 260 पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो दूसरी कंट्रीज में दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स including heads of state or government in few cases. Next is knowledge and technological impact. The Indian diaspora is increasingly contributing to the global knowledge economy with a significant number of Indians in STEM field, science, technology, engineering and management. India's engagement with its diaspora. Government of India's approach to engage with the Indian diaspora is focused on 4 pillars पे depend करता है. First is care, connect, celebrate and contribute. केयर में कैसे? प्रवासी भारतीय बीमा योजना वेलफेयर स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने टू कवर द इंडियन वर्कर्स अब्रॉड टू इंश्योर देयर सेफ्टी एंड सपोर्ट इन केसेस ऑफ इमरजेंसी. उसमें इमरजेंसी केसेस में उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है. मदद पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर कॉन्सुलर ग्रीवियंस रिड्रेसल इन ए टाइम बाउंड मैनर. थर्ड इज माइग्रेशन एंड मोबिलिटी अग्रीमेंट्स हैं, पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ टू हार्नेस इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड और मोबिलिटी फोस्टर की जा सके फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, अकेडमिक्स, बिजनेस पीपल एंड प्रोफेशनल्स. नेक्स्ट इन कनेक्ट, सेकेंड पिलर इज कनेक्ट. प्रवासी भारतीय दिवस एक फ्लैगशिप इवेंट है दैट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे गवर्नमेंट कनेक्ट करती है विद द डायस्पोरा. हर साल ये 9 जनवरी को सेलिब्रेट, एवरी 2 ईयर ये 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट इज KIP नो इंडिया प्रोग्राम डिज़ाइन फॉर डायस्पोरा के लिए बनाया गया, डायस्पोरा यूथ के लिए कि वो इंडिया की हिस्ट्री, हेरिटेज
और उनको एक्सप्लोर कर सकें एंड गवर्नेंस थ्रू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज थर्ड पिलर इज सेलिब्रेट, जिसमें प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स देती है गवर्नमेंट। इंडियाज हाईएस्ट ऑनर है फॉर ओवरसीज सिटीजन्स, उनकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट इज गिरमिटिया इंगेजमेंट्स, रिसर्च आउटरीच एंड फ्यूचर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गिरमिटिया स्टडी एंड रिसर्च सेंटर, जो कनेक्ट करता है विद द डिसेंडेंट्स ऑफ इंडेंजर्ड इंडियंस एंड सेलिब्रेट देयर लेगेसी। फोर्थ पिलर इज कॉन्ट्रीब्यूट, नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव जैसे वज्र, विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम, प्रभास हो गया एंड वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप, ये सारी कुछ इनिशिएटिव्स या काइंड ऑफ स्कॉलरशिप या सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टू द इंडियन डायस्पोरा। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया अफ्रीका रिलेशंस। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने विजिट किया नामीबिया एंड घाना in July and Ethiopia in December 2025. Spotlight on India's relations with the countries in African region. की डेवलपमेंट्स क्या थे इस विजिट के? पीएम को ग्रेट ऑनर या उनका ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया दिया गया, जो कंट्रीज का हाईएस्ट ऑनर है ड्यूरिंग दी एडिस अबाबा विजिट। इंडिया और इथियोपिया ने उनके बायलेटरल टाइज को एलिवेट किया टू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एमओयू साइन किया गया फॉर एस्टैब्लिशिंग ए डेटा सेंटर एट इथियोपियाज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड फॉर डेट रीस्ट्रक्चरिंग अंडर G20 कॉमन फ्रेमवर्क। अगर एवोल्यूशन देखें इंडिया और अफ्रीका रिलेशनशिप का, फर्स्ट इन द केस ऑफ मैरीटाइम कॉमर्स, द पेरिप्लस ऑफ एरेथ्रियन सी sailors logbook written in the 1st century AD which provides an early history of Indian merchants जो एक्सपोर्ट करते थे क्लॉथ एंड मेटल इम्प्लीमेंट्स टू द अफ्रीकन रीजन, और उसके बदले में इंपोर्ट करते थे गोल्ड, आइवरी एंड अदर गुड्स। कल्चरल लिंक्स हैं, फ्रॉम 12th सेंचुरी अफ्रीकन कम्युनिटीज माइग्रेट हुए थे इंडिया में एंड दे वर सर्विंग एज द सोल्जर्स एंड सेलर इन इंडियन आर्मीज। सत्याग्रह गांधी जी ने डेवलप किया था, गांधी जी ने स्टार्ट किया था जहाँ से प्रिंसिपल्स ऑफ सत्याग्रह अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अफ्रीका, और जिसने बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को भी इंस्पायर किया। इंडिया में भी और अफ्रीका में भी एंटी कॉलोनियलिज्म, जवाहरलाल नेहरू जी ने टर्म दिया था, टर्म अफ्रीका एज ए सिस्टर कॉन्टिनेंट, और उसको लिंक किया था इंडियाज फ्रीडम डायरेक्टली टू अफ्रीकन लिबरेशन। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी इसमें भी इंडिया लीडिंग रोल प्ले करता है टू सपोर्ट द अफ्रीकन सॉवरेनिटी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। Next is institutionalizing ties. Following India's economic liberalization in 1991, रिलेशनशिप दोनों कंट्रीज के बीच में शिफ्ट हुए थे फ्रॉम प्योरली आइडियोलॉजिकल सॉलिडारिटी टू इकोनॉमिक इंगेजमेंट। कैसे? थ्रू इंडिया अफ्रीका फोरम समिट्स, जिसकी फर्स्ट समिट हुई थी 2008 में। अगर सिग्निफिकेंस देखें फॉर इंडिया, फर्स्ट स्ट्रैटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल, अफ्रीका एक नेचुरल पार्टनर है ऑफ इंडिया, जो इन द वॉइसिंग द कंसर्न्स ऑफ ग्लोबल साउथ, एडवोकेटिंग रिफॉर्म्स इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जैसे यूएन हो गया या WTO हो गया, जो पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करता है। डिफेंस में अगर देखें तो IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एंड इंडियन ओशियन कमीशन, एंड मार्केटिंग इन मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज जैसे मिलन एंड कटलास एक्सप्रेस, जिसमें दोनों कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। इंडियन नेवी ने रिसेंटली लॉन्च की थी एक लार्ज स्केल मल्टीलेटरल मैरीटाइम इंगेजमेंट एक्सरसाइज विद अफ्रीकन कंट्रीज, टाइटल्ड एज अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट। अगर इकोनॉमिक सेक्टर में देखें तो अफ्रीका ऑफर्स अ यंग रैपिडली अर्बनाइजिंग मार्केट एंड क्रिटिकल मिनरल्स, जिसमें कोबाल्ट, मैग्नीज एंड रेयर अर्थ, विच इज़ वाइटल है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन ट्रांजिशन के लिए। अफ्रीका अकाउंट्स फॉर 48.1% ऑफ कोबाल्ट एंड 47.7% ऑफ मैग्नीज रिजर्व्स वर्ल्ड वाइड। एनर्जी सिक्योरिटी में अफ्रीका के पास सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है इन रिन्यूएबल एनर्जी विद द 10 TW ऑफ सोलर कैपेसिटी, 100 GW ऑफ विंड गीगावाट ऑफ विंड कैपेसिटी एंड 15 फॉर जियोथर्मल एनर्जी, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में आता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को फाउंडेड बाय इंडिया, जो टारगेट करता है मिनी ग्रिड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर में इन अफ्रीका थ्रू पायलट प्रोजेक्ट्स एंड फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स। अफ्रीका के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? फर्स्ट इन केस ऑफ ट्रेड, इंडिया अफ्रीका का ट्रेड एक्सीड कर दिया गया $100 बिलियन इन 2024-25 में। इंडिया इज अफ्रीका का इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर EU एंड चाइना। ट्रेड बास्केट में मेनली इंक्लूड्स द मिनरल फ्यूल्स, फूड प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप 5 इन्वेस्टर्स इन अफ्रीका, जो एक डीप इकोनॉमिक लिंक को शो करता है।
Next is UN peacekeeping operations in Africa, PKO. 2 lakh soldiers and police officers ने join किया था blue helmets since independence. India is Africa's 4th largest contributor of troops to PKO, peacekeeping operations में. डायस्पोरा में more than 3 million strong Indian डायस्पोरा है जो help करता है economic growth of Africa. Grassroots empowerment में भी initiatives like Solar Mamas projects train women from rural African communities as solar engineers in India. Next is non-prescriptive aid. India's development cooperation is demand-driven and free of conditionalities, adhering to Kampala principles, जो ये बोलता है कि that engagement should be guided by the African priorities. अब काम्पाला प्रिंसिपल्स 2018 में अडॉप्ट किए गए थे. 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो आउटलाइन किए गए थे बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर फॉर इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप, जिसमें की एरियाज हैं जैसे डेवलपिंग टुगेदर एज इक्वल, लोकल पार्टनरशिप एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज मिलिट्री ट्रेनिंग और हार्डवेयर में इंडिया कोस्ट इफेक्टिव मिलिट्री हार्डवेयर प्रोवाइड करता है टू दी अफ्रीका और ट्रेन करता है टू अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस. नेक्स्ट इज इमर्जिंग एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, डिजिटल पार्टनरशिप. डिजिटल कनेक्टिविटी में अगर देखें तो शेयरिंग ऑफ इंडिया स्टैक टेक्नोलॉजीज विद द अफ्रीकन नेशंस टू इंक्रीज द पेनिट्रेशन एंड एक्सेसिबिलिटी. कैसे? बाय को डेवलपिंग द बैंकिंग, ई कॉमर्स टू रूरल पॉपुलेशन. ऐसे फॉर एग्जांपल इंडिया असिस्ट कर रहा है अफ्रीकन नेशंस को कि वो अडॉप्ट करें डिजिटल फर्स्ट फाइनेंशियल मॉडल विच इज सिमिलर टू यूपीआई. साइबर सिक्योरिटी में इंडिया स्ट्रेंथन कर रहा है साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन अफ्रीकन नेशंस के साथ. एमओयू साइन हो रहे हैं बिटवीन द कंट्रीज. टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंडिंग द अंडर सी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांस करेगा 4G एंड 5G कवरेज को थ्रू वेरियस प्रोजेक्ट्स जो कनेक्ट करेगा इंडिया, अफ्रीका एंड यूरोप को. पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क 2004 में लॉन्च किया गया था जो कंट्रीब्यूट करता है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ टेली एजुकेशन एंड टेलीमेडिसिन इन अफ्रीका. कैपेसिटी बिल्डिंग में ITEC प्रोग्राम है, इंडियन टेक्निकल एंड कोऑपरेशन प्रोग्राम, विच रिमेन्स अ पिलर ऑफ इंडियन सॉफ्ट पावर, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अफ्रीकन डेवलपमेंट. कैपेसिटी बिल्डिंग में ITEC सेम यही प्रोग्राम एंड इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस स्कॉलरशिप अलॉन्ग विद ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती जो टेली एजुकेशन और टेलीमेडिसिन नेटवर्क है जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करते हैं टू दी अफ्रीकन कंट्रीज. गवर्नेंस सॉल्यूशन में इंडिया टेक्नोलॉजीज ऑफर करता है जैसे डिजी लॉकर to help the African nations. Now there are some impediments of India-Africa relations. First is China factor. China का BRI, Belt and Road Initiatives और investments जो it poses as a challenge India के interest को. Trade connection concentration risk. India's exports are heavily concentrated in few large economies जैसे African countries जैसे particularly South Africa, Nigeria, Egypt and Kenya. इन 4 में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर गोइंग. नेक्स्ट इज डिलेज इन प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशंस एंड डिलीवरी. मल्टीपल इंडिया फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी प्रोजेक्ट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स वो डिले हो रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रोसीजरल बोटलनेक, फंडिंग डिस्बर्समेंट इश्यूज एंड लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस. अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, अफ्रीकन नेशंस कंटिन्यू टू लैक परमानेंट रिप्रेजेंटेशन इन UN सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में देखें तो पॉलिटिकल अनरेस्ट, कन्फ्लिक्ट, टेररिज्म इन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, स्पेशली इन साहेल एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन जो सेफ्टी कंसर्न्स रेज करते हैं फॉर द इंडियन वर्कर्स एंड फॉर इंडियन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो. नाउ जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक पैराडॉक्स. इंडिया की पॉलिसी रिवील्स एज अ स्ट्रैटेजिक पैराडॉक्स वेयर एल्ट्रुइस्टिक रेटोरिक ऑफ साउथ कॉपरेशन क्लैश करता है विद द पर्सुएट ऑफ पावर मैक्सिमाइजेशन एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन. कुछ इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं फॉर अफ्रीका. फर्स्ट इज एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर 2017 में लॉन्च किया गया था बाय इंडिया एंड जापान जो सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे फोकस करता है इन दी अफ्रीकन रीजन. नेक्स्ट इज DFTP स्कीम, ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम. इंडिया फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री है जो नॉन रेसिप्रोकल ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करता है टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क 2004 में लॉन्च किया गया था जो कंट्रीब्यूट करता है टू द टेली एजुकेशन एंड टेलीमेडिसिन इन अफ्रीका. आइडियाज इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम $12 बिलियन US की स्कीम है जो डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करती है. टेक्नो इकोनॉमिक अप्रोच टू इंडिया अफ्रीका मूवमेंट टीम 9 पार्टनर करता है वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के साथ इन द सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, फूड सिक्योरिटी एंड टेलीकम्युनिकेशन विद स्पेशल फोकस ऑन टेक्नोलॉजी.
सो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? फर्स्ट इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जरूरत है कि इंडिया की ट्रेड स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन करें with the India की trade strategy like with the African continental free trade area by supporting regional value chains. ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है कि सिर्फ 4 कंट्रीज पे जैसे जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द एक्सपोर्ट अभी जा रहा है कि साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट एक्सेट्रा, इनके अलावा बाकी सेक्टर्स और बाकी कंट्रीज में भी हम एक्सप्लोर करें. मिनरल टू मार्केट स्ट्रैटेजी पे फोकस करें where India invest in local beneficiarization within Africa rather than extracting raw or allowing the African nation की वो to value उन्हीं के पास retain हो रही हो while securing the India supply of refined inputs. There should be regular summits. The India Africa Forum Summit has not held 2015 के बाद से अभी तक नहीं हुई है और 2020 भी पोस्टपोन हो गई थी जो 15 के बाद 20 में होने वाली थी. तो ये रेगुलर बेसिस पे होने की ज़रूरत है. देन शुड ideally once in every 3 years to sustain the momentum. Next is triangular cooperation. India should leverage the partnership with third parties जैसे कि जापान हो गया, इंडिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, UAE to pool resources for African projects जो फाइनेंशियल लिमिटेशंस को मिटिगेट करेगा as compared to China. Next, there are some news in shorts. 23rd India-Russia Annual Summit. Recently, Russian President ने visit की थी Delhi, India visit किया था for the 23rd India-Russia Annual Summit, which marked the 25th anniversary of Declaration of Strategic Partnership. 2000 में साइन हुई थी. की आउटकम्स क्या है? फर्स्ट, ट्रेड टारगेट रिवाइज किए गए हैं ट्रेड टारगेट एंड सेट एज $100 बिलियन by 2030. Next is cooperation in international fora. Russia formally joined the India-led International Big Cat Alliance (IBCA), which is an India-led coalition of big cat range and non-range countries. Generally, इसमें it seeks to conserve 7 big cats: tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar, and puma. करेंसी एंड पेमेंट्स में टू बाईपास फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस को हम बाईपास करें विच आर वेस्टर्न लेड, जैसे पर्टिकुलरली मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड होता है US डॉलर में या तो हम उनको काउंटर करें, हम इनेबल करें रूपी रबल सेटलमेंट्स को, पेमेंट सिस्टम में इंटरऑपरेबिलिटी पे फोकस करें. नेक्स्ट इज फॉसिल फ्यूल्स एंड फर्टिलाइजर. रशिया ने रीअफर्म किए अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ऑयल, गैस, कोल एंड फर्टिलाइजर्स टू इंडिया. नेक्स्ट इज सिविल न्यूक्लियर एनर्जी. Russia committed है for uninterrupted oil and gas supplies and continued support for India's civil nuclear program. Labor mobility, migration and mobility agreement साइन हुआ जिससे facilitate होगी legal entry of skilled Indian workers into Russia to address the labor shortages. Arctic cooperation, रशिया ने इन्वाइट किया है इंडिया को to deepen engagement in Arctic में MOU भी हुआ on the training of Indian seafarers for the polar waters. Next is World Summit on Information Society. WSIS, World Summit on the Information Society +20 marks the 20th anniversary review of the World Summit on Information Society convened under the auspices of the United Nations. So WSIS क्या है? एक 2-phase UN conference है that defined the issues, policies and frameworks जो टैकल करेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को या फोस्टर करेंगे उनका डेवलपमेंट. फेज 1 जिनेवा में आया था 2003 में, अडॉप्टेड डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्लान ऑफ एक्शन, और फेज 2 ट्यूनिस में 2005 में इन्होंने अडॉप्ट किए थे ट्यूनिस एजेंडा फॉर इंफॉर्मेशन सोसाइटी. सिंस देन many WSIS related events हो चुकी हैं इंक्लूडिंग द एनुअल फोरम्स एज वेल एज द रिव्यू प्रोसेस +10 जब 10 साल हो गए थे एंड फोर्थ कमिंग WSIS +20. ऑब्जेक्टिव क्या है? एक मल्टी स्टेक होल्डर UN प्रोसेस है ऑन डिजिटल गवर्नेंस एंड कोऑपरेशन जिसका विजन है कि वो फोस्टर करे पीपल सेंटर्ड, इंक्लूसिव एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज सोसाइटीज. पीपल सेंटर्ड है, इंक्लूसिव है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड है. इसके साथ साथ ये इंश्योर करता है यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड ICT जिससे डिजिटल डिवाइड कम हो एंड हम लेवरेज कर सकें सस्टेन्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब WSIS फोरम को चेयर किया जाता है एनुअली बाय ITU, ट्रेड यूनियन, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन, यूनेस्को, UNDP, UNCTAD, और को होस्ट करता है इसको ITU एंड द स्विस कॉन्फेडरेशन. रिव्यू प्रोसेस क्या है? WSIS +10 एंड +20 रिव्यू मैकेनिज्म्स. नेक्स्ट इज IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया री इलेक्ट हुआ है
IMO for 2026-27 with the highest vote. IMO के काउंसिल में there are 40 elected members across 3 categories. 3 categories हैं ABC और उनमें 40 elected members होते हैं and functions as the executive body of IMO. और यही काउंसिल executive body की तरह फंक्शन करती है. IMO हेडक्वार्टर है लंदन यूके में. 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था एज इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन और बाद में नाम चेंज हुआ था टू IMO इन 1982. यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग. एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिएट करती है फॉर द शिपिंग इंडस्ट्री जो फेयर हो, इफेक्टिव हो, यूनिवर्सली अडॉप्टेड हो और यूनिवर्सली इम्प्लीमेंटेड हो, कि सारे अडॉप्ट करें और उसको सारी कंट्रीज मेंबर कंट्रीज उसको इम्प्लीमेंट करें. इसके साथ साथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी क्रिएट करती है फॉर शिपिंग इंडस्ट्री. दिस इज सेम इज रिपीटेड अगेन. रोल क्या है IMO का इन मैरीटाइम सिक्योरिटी? फर्स्ट इज इंटरनेशनल कन्वेंशन है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप. प्रिवेंट और मिनिमाइज करती है पॉल्यूशन जो ऑयल गार्बेज या एयर की वजह से हो रहा हो. लास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन जो प्रिवेंट करती है स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव एक्वाटिक स्पीशीज. नेक्स्ट इज सोलास इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करती है फॉर शिप्स. इसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशन है ऑन द स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर सी फेरर्स कन्वेंशन. क्वालिफिकेशन सेट करती है फॉर द सी फेरर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन. 2023 IMO स्ट्रेटजी ऑन द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम शिप्स जो जिसका ऑब्जेक्टिव है कि 2050 तक नेट जीरो का टारगेट अचीव करना है बाय 2050 इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. World Telecommunication Development Conference WTDC 25 held every 4 years of ITO concluded in Baku. I guess मे बी मैंने पिछली बार जो को होस्ट या को चेयर करता है जिसको ITO उसको शायद इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन बोल दिया था. दैट इज बट इट इज़ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा में. इज बिकॉज आई वॉज रीडिंग द लेबर लॉज और उसमें ITO हम इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन को पढ़ते हैं. मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट इफ आई सेड सो I apologize for that. It was International Telecommunication Union. UN की specialized agency है for digital technologies. 194 members हैं and there are more than 1000 companies and universities. 1865 में establish हुई थी after the first International Telegraph Convention जो पेरिस में साइन हुई थी. की फंक्शंस क्या है? ये मैनेज करता है रिसोर्सेज को और रूल्स सेट करता है, टेक्निकल स्टैंडर्ड सेट करता है फॉर द ग्लोबल कनेक्टिविटी. नेक्स्ट इज 3SI 3Cs इनिशिएटिव. 3Cs इनिशिएटिव ने को डिकेड हो गया सिंस इट्स कंसेप्चुअल इंसेप्शन जो हुआ था 2015 में. अब 3Cs इनिशिएटिव क्या है? एक इंटरगवर्नमेंटल फोरम है जहाँ पे 13 मेंबर्स हैं. स्टेट्स कौन कौन से? दैट आर सिचुएटेड बिटवीन बाल्टिक, एड्रियाटिक एंड ब्लैक सी. 2015 में इस्टेब्लिश हुई थी किसने इस्टेब्लिश की थी? बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ पोलैंड एंड क्रोएटिया. फंक्शन करती है as regional cooperation that complements the EU's policies. Members Austria, Bulgaria, Croatia, Kazakh Republic, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia. So these are the members. Aim क्या है? So you can see the geographical location of the Baltic, Black and Adriatic से तो वो countries जो इन 3 वाटर बॉडीज के बीच में आ रही है. सो दीज आर दी मेंबर्स ऑफ 3SIs या 3Cs इनिशिएटिव. ये कोऑपरेशन प्रमोट करता है इन द डेवलपमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड डिजिटल सेक्टर्स. सो 3Cs इनिशिएटिव इन्वेस्टमेंट फंड भी है. तो 2019 में इस्टेब्लिश किया गया था इसे. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इकोनॉमिक एंड एनर्जी सिक्योरिटी जो फोस्टर करता है सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में कि ग्रोथ होगा. कनेक्टिविटी रीबैलेंसिंग overcomes the Soviet era east-west dominance by promoting the north-south transport, energy and digital corridors. Strategic integration provide करता है, strengthen करता है EU's cohesion and reinforce करता है region's role with EU and NATO frameworks. Next is IMEC linkage acts as the northern extension of India, Middle East, Europe को economic corridor. Mediterranean ports को link करता है with the Central and Eastern Europe and the Baltic. Next is Washington Accords for Peace and Prosperity. Recently,
वॉशिंगटन अकॉर्ड फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी साइन हुआ बिटवीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC एंड रवांडा में, और जिसको फैसिलिटेट किया यूएस ने। अर्लियर रवांडा बैक्ड M23 रेबल्स launched new attack in the eastern Congo, Democratic Republic of Congo, fueling the displacement and regional tension. अब ये अकॉर्ड क्या है? ये फोकस करता है कि ट्रस्ट दोबारा इस्टेब्लिश हो बिटवीन द टू कंट्रीज रवांडा एंड कॉन्गो। पर्टिकुलरली एम किया गया इसके लिए ensuring the lasting peace in the mineral rich eastern DRC regions such as Katanga, Kivu, Ituri, etc. DRC, Democratic Republic of Congo, इट इज़ वेल नोन इसके मिनरल रिजर्व्स की वजह से, जो कॉपर, कोबाल्ट, टिन, टंगस्टन, टेंथलम, गोल्ड एंड डायमंड, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोबाल्ट प्रोड्यूसर है, जो 70% ऑफ ग्लोबल रिजर्व्स हैं, दैट इज विद द DRC। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन नेगोशिएबल कार्गो डॉक्यूमेंट्स 2025। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया है रेजोल्यूशन जो सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन नेगोशिएबल कार्गो डॉक्यूमेंट्स ACCRA कन्वेंशन 2025। अब नेगोशिएबल कार्गो डॉक्यूमेंट्स क्या है? वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो पेपर और डिजिटल, फिजिकल और डिजिटल फॉर्म दोनों में हैं, जो रिप्रेजेंट करता है गुड्स इन ट्रांजिट एंड कन्फर्स द राइट्स ओवर गुड्स टू द होल्डर विच आर ट्रांसफरेबल। कि राइट किसका होगा? होल्डर का होगा, एंड इट शोज द गुड्स जो ट्रांजिट में है। अब ये ACCRA कन्वेंशन इस्टेब्लिश करता है यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क फॉर NCDs कार्गो डॉक्यूमेंट्स, और बेनिफिट्स को एक्सटेंड करता है टू द नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स बियॉन्ड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। ये अलाउ करता है कि कार्गोज बेचे जा सकते हैं, रीरूट किए जा सकते हैं, एंड कैन बी यूज्ड एज कोलेटरल फॉर फाइनेंसिंग while it is मिड जर्नी। लीगल इफेक्ट क्या है? द सेम लीगल इफेक्ट एज द फिजिकल डिलीवरी, सेम होगा। सिग्निफिकेंस, ये ट्रेड फाइनेंस को फैसिलिटेट करेगा, और डिजिटलाइजेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड को भी फैसिलिटेट करेगा। नेक्स्ट इज रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड। इसराइल बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है सेल्फ डिक्लेयर्ड रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड। इसराइल ने रिकॉग्नाइज किया है एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट। लोकेशन कहाँ है इसकी? सो इट इज ऑन द वेस्टर्न side of Djibouti and Ethiopia, southwestern side of, so this is the location. ये कुछ disputed area है। Is located in Horn of Africa, border लगता है to the Gulf of Aden, north में, Djibouti in the northwest, Ethiopia in the south and west, and Somalia in east. ये सोमालिया से अलग हुआ था इन 1991, जब वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई थी, एक लंबे टाइम से सिविल वॉर चल रहा था उसके बाद। सिंस देन उसके बाद से ये फंक्शन करता है एज अ डी फैक्टो स्टेट विद इट्स ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज मुबारक अल कबीर पोर्ट। कुवैत ने साइन किया है एक एग्रीमेंट विद चाइना कि वो मुबारक अल कबीर पोर्ट बनाएगा। अब ये पोर्ट बोबियन आइलैंड्स कुवैत में है। एम क्या है इसका? रीजनल ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन को इन्हेंस करना, जो कंट्रीब्यूट करेगा टू द कुवैत्स इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, और इसका रिलायंस रिड्यूस कर देगा ऑन दी ऑयल, कि वो ऑयल पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहे। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। इसके दो कंपोनेंट है, फर्स्ट है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड मैरीटाइम सिल्क रोड। सिल्क रोड इकोनॉमिक बैंड में जो इकोनॉमिक बेल्ट है वो लैंड रूट है अक्रॉस यूरोप, मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया एंड एशिया, और मैरीटाइम इट इज अक्रॉस सी रूट्स है अक्रॉस ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। Next is Kimberley process. Kimberley process plenary has selected India to assume the chairmanship of KP. Chairmanship रहेगी इंडिया के पास फ्रॉम 1 जनवरी 2026। अब किम्बरले प्रोसेस क्या है? एक ट्रीपार्टाइट इनिशिएटिव है जो इन्वॉल्व करता है गवर्नमेंट्स को, इंटरनेशनल डायमंड इंडस्ट्री एंड सिविल सोसाइटी को, टू प्रिवेंट द ट्रेड इन कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स। कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स रफ डायमंड्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है इन द यूज्ड बाय रेबल मूवमेंट्स और देयर अलाइज, कि वो फाइनेंस कर सके आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को, एम्ड एट अंडरमाइनिंग द लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स। 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, इंडिया और यूरोपियन यूनियन भी पार्टिसिपेंट्स हैं इसके, अकाउंटिंग फॉर ओवर 99% ऑफ ग्लोबल रफ डायमंड ट्रेड। रिगरस सर्टिफिकेशन प्रोटोकॉल्स इस्टेब्लिश होंगे इनको इन्फोर्स करने के बाद। देयर विल बी कंप्लायंस असेसमेंट जो इंश्योर करेगा कि जितने भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं दे मेंटेन द हाई स्टैंडर्ड्स एंड दैट कीप द कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स आउट ऑफ इंटरनेशनल मार्केट।
So that was about the Kimberley process. So we are done with the IR section. In next video we'll start with economy. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, यू कैन राइट देम इन दी कमेंट सेक्शन. अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो, आपको लगे कि कहीं भी आपके लिए यूजफुल है, तो अपने ग्रुप्स के साथ शेयर कर दें. चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन कि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो यू विल बी नोटिफाइड एट द अर्लीस्ट. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.